तो अपन पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। आरबीसी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आरबीसी जो होती है ह्यूमंस की, वो किस शेप की होती है? बाइकॉनकेव होती है, ठीक है, और इनइक्विलेटेड होती है या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। इसका अपन बाइकॉनकेव जो सरफेस जो होता है इसका शेप, वो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर आ पाए, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा ये ऑक्सीजन को लेके जाएगी। और हमें करवाना क्या है इसके साथ में? बस ऑक्सीजन को ही तो ट्रेवल करवाना है, यही करवाना होता है, ठीक है। आगे की बातें शुरू करते हैं। आरबीसी के बाद में नेक्स्ट आ जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अगर कलर की बात करते हैं तो ये होता है कलरलेस, ठीक है। नाम तो क्या है उसका? व्हाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन अगर इसका कलर की बात करेंगे तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। भी नोट नहीं करना है, पहले समझने पे ध्यान देंगे, ठीक है। नोट करने का टाइम दिया जाएगा। और ये तो हो गया इसका कलर। अब इसके बात कर लेते हैं किसकी? नंबर की। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका जो नंबर होता है वो होता है 6000 से 8000 पर mm³। नंबर हो गया है, ठीक है। शेप की बात करते हैं, सॉरी साइज की। साइज क्या होती है इसकी? डिफरेंट डिफरेंट होती है। शेप जो होता है इसका कैसा होता है? एमीबॉइड होता है। अमीबा देखा है? अमीबा अमीबा के जैसा होता है, मतलब इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में। एक तो ऐसी ग्रेन्युलोसाइट, एक तो कौन सी होती है? ग्रेन्युलोसाइट। और जो दूसरी वाली जो होती है उनको बोला जाता है एक ग्रेन्युलोसाइट। देखिए इधर साइट का मतलब होता है सेल्स, ग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल्स। तो ऐसी सेल जिनके पास में क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और इधर होते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, ये मतलब एब्सेंट। इधर एब्सेंट होते हैं क्या चीज? ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल्स होते क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। ग्रेन्यूल्स कुछ ऐसे केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनको अगर अपन किसी डाई वगैरह से अगर अपन स्टेन करेंगे तो उनके क्या आ जाते हैं? कलर आ जाते हैं। जैसे कि अगर एसिडिक डाई है, बेसिक डाई है, तो उनसे उनका क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा। तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्रेन्यूल्स में। तो ग्रेनुलोसाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज आ जाती हैं। कौन सी होती है वो? एक होती है उसको बोला जाता है एसिडोफिल्स, ठीक है। दूसरा वाला है उसको बोला जाता है वेसोफिल्स। और जो तीसरी टाइप की होती है उसको बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। इन तीनों के नाम में आपको देखो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऐसा कुछ कुछ लग रहा होगा। एसिडोफिल्स मतलब इसको अपन कौन सी वाली डाई से स्टेन कर सकते हैं? एसिडिक डाई से। बेसोफिल्स मतलब इसको बेसिक डाई से कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स मतलब किसी से भी करो, ये तो न्यूट्रल रहती है, ठीक है। अगर अपन ने नाम बोला है कि मैं डाई से इसको स्टेन कर सकता हूं, तो मतलब क्या होना चाहिए उसमें? ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, तभी तो मैं पता कर सकता हूं ना कि कौन सा कलर आएगा, ठीक है। इस एसिडोफिल्स का ही दूसरा नाम भी होता है इओसिनोफिल्स, क्योंकि एक एसिडिक डाई होती है जिसका नाम होता है इओसिन। कौन सा होता है? इओसिन। उसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है? इओसिन। बाकी किसी के दूसरे नाम इसका पीएमएनएल होता है। फुल फॉर्म मैं अभी बता दूंगा, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। पीएमएनएल का फुल फॉर्म होता है पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब इसका भी मतलब क्या होता है? देखो, पॉली का मतलब मोर देन वन, मॉर्फो मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, और न्यूक्लियर मतलब किसकी? न्यूक्लियस की। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूट्रोफिल्स या फिर पीएमएनएल बोल दिया जाता है। क्लियर है? इनके बारे में और मैं डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कौन से वाले पर? ए ग्रेन्युलोसाइट पर। बताइए इसमें ग्रेन्यूल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी।
तो एक तो इसमें आ जाती है कौन सी, मोनोसाइट, और दूसरी आपकी फेवरेट आ जाती है कौन सी, लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखो मैं 5 हो गई ना टोटल अपने पास में, पांचों के क्या बना देता हूं मैं, डायग्राम बना देता हूं। बताओ अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं तो इनका जो शेप है वो कैसा रखना चाहिए मेरे को, सर्कुलर रख दूं क्या, नहीं, अमीबॉइड होता है तो सबका इरेगुलर रखना पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने है ये इरेगुलर शेप की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। गौर से देखना है। अब ये तीनों में मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये कैसी होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। तो ये मैंने क्या बना दी है, ग्रेन्यूल्स बना दिए। अब बताइए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में क्या ग्रेन्यूल्स बनाना ठीक रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो कैसी होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे। ये काम तो हो गया किसका, कि इनका शेप कैसा था सबको पता लग गया, अमीबॉइड। और इससे अपन दूसरा क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सी वाली ग्रेन्युलोसाइट होती है और कौन सी एग्रेन्युलोसाइट है। अब तीसरा काम अपन बात करेंगे किसकी, इनके न्यूक्लियस की। ये कौन सी वाली है, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हेडफोन नहीं है ना, बाइलोब्ड होता है वो। और बेसोफिल्स का जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, मतलब 2 या 3 लोब्ड होता है। तो देखो इसमें 3 लोब दिखाई देंगे। अगर अपन बात करते हैं पीएमएनएल, पीएमएनएल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा। तो देखो ये कैसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। ये इसका, ये तो डब्ल्यू लग रहा होगा, इसका अपन एम भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। मोनोसाइट, मोनोसाइट में देखो ग्रेन्यूल्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बीन शेप का होता है या फिर किडनी शेप का भी अपन बोल सकते हैं। अपनी जो किडनी होती है उसकी जो शेप होती है वही इसके न्यूक्लियस की होती है, जिसको किडनी शेप न्यूक्लियस या फिर बीन शेप न्यूक्लियस बोल दिया जाता है। ये होता है किसका, मोनोसाइट का। एट एंडिंग में बच जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का कैसा होता है, लार्ज और इरेगुलर होता है, लार्ज और इरेगुलर होता है न्यूक्लियस, है ना। ये हो गया क्लियर। अब अपन न्यूक्लियस वाला पार्ट लिख देते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे समझ जाओगे, एन को मैंने राउंड कर दिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। यहाँ पे जो होता है कैसा होता है, 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं बना करके ऐसे बना दूं तो कोई किसी को दिक्कत, कौन सा शेप हो गया है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये मल्टीलोब्ड होता है। और ये कैसा लग रहा है आपको, किडनी के जैसा, किडनी या फिर बीन शेप। पहली बार बोली और फिर भी गलत। लिम्फोसाइट जो होता है वो कैसा है, लार्ज इरेगुलर। बात समझ में आई, आना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं और इसी के बारे में, बने रहो हमारे साथ में। ये तो अपन ने न्यूक्लियस की बात कर ली है, शेप की बात कर ली है, इनका न्यूक्लियस क्या होता है, किसमें ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ, ये तुम भूल जाओगे, अभी मैं लिखवा भी देता हूँ कि इसको एसिडोफिल्स को अपन कौन सी वाली डाई से स्टन कर सकते हैं, एसिडिक डाई से। ठीक है, वापस से आओ। ये जो एसिडोफिल्स होती हैं ये कौन सी वाली डाई से स्टन किया जा सकता है, एसिडिक डाई से। जो वेसोफिल्स होती है उनको कौन सी वाली डाई से स्टन किया जा सकता है, बेसिक डाई से। और ये तो न्यूट्रल होता है तो इसको एसिडिक से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी। इनको कौन सी वाली डाई से करेंगे, किसी से भी नहीं, नो स्टेन। आगे बात करते हैं इनके काम की। जो क्वेश्चन आता है जहां से कि व्हाट इज द काम ऑफ एसिडोफिल्स, तो काम किसका बताना है, एसिडोफिल्स का। रेसिस्ट इन्फेक्शन, जब भी आपको हो जाता है कोई भी इन्फेक्शन, सबसे पहले दौड़ी दौड़ी आ जाती है कौन, एसिडोफिल्स की। बताओ बताओ क्या हुआ है,
तो ये इन्फेक्शन होने से आपको बचा लेती है ताकि वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, जो वेसोफिल्स होती है ये सीक्रेट करती है हिस्टामिन। क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, एक तो क्या रिलीज करेगी, हिस्टामिन। दूसरा होता है सेरोटोनिन और तीसरा होता है हेपेरिन। देखिए इधर, ये जो हिस्टामिन होता है ना, ये होता है वैसोडाइलेटर। कभी नाम सुना है क्या आपने? अभी बोला तो है वैसोडाइलेटर, नहीं सुना नाम? वैसोडाइलेटर वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स। डायलेटर मतलब उनको बड़ा कर देने वाला या फिर डायलेट कर देने वाला। तो डायलेट मतलब हाँ, बड़ा कर देने वाला। मतलब कि ये क्या है, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन करवा देता हूं तो रिलैक्सेशन समझ में आता है ना, तो रिलैक्स कर देना या फिर इनको डायलेट कर देना। एक होता है सेरोटोनिन, इसको बोल दिया जाता है, इसका काम क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करवा देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। और वो क्या करवा देता है, डायलेट या फिर रिलैक्स करवा देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये हेपेरिन। हेपेरिन को बोला जाता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो ब्लड होता है वो जैसी बॉडी से बाहर आता है तो वो क्लॉट हो जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में भी तो ब्लड है ना, आपकी बॉडी में तो ब्लड नहीं जम रहा है। किसकी वजह से? बॉडी में क्या पाया जाता है, हेपेरिन पाया जाता है। ये कैसा होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। पता चले कि आपकी बॉडी में ही ब्लड क्या हो गया है, क्लॉट बन गया है, तो कोई दिक्कत हो जाएगी कुछ से? क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, ऑक्सीजन जाएगी नहीं किसके पास में, सेल के पास में, सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, सेल मर जाएगी और ज्यादा। ठीक है, फिर है कौन सा, पीएमएनएल। देखो ये क्या जबरदस्त काम करती है आपकी बॉडी में रह करके, जो काम आप बाहर रह करके नहीं कर सकते ये अंदर रह कर भी कर सकती है। ये होती है फैगोसाइटिक। बताता हूं, लिखने तो दो। फैगोसाइटिक नेचर की होती है ये। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन माइक्रोब्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, तो उनको खाने का काम कौन करती है, ये न्यूट्रोफिल्स करती है। पीएमएनएल खाएगी और मार देगी। खाकर के मारना इज नॉन एज फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस, सिस का मतलब प्रोसेस, साइटो मतलब सेल, फैगो मतलब खाकर, खाकर मार देना इज नॉन एज फैगोसाइटोसिस। तो ये काम कौन करेगी, पीएमएनएल करती है। और यही काम कौन करती है, मोनोसाइट, दैट इज आल्सो फैगोसाइटोसिस। अब बोलोगे कि सर दोनों काम एक ही कर रही है तो नाम क्या अलग अलग क्यों है और इनको अलग अलग क्यों रखा गया है? दोनों में डिफरेंस होता है। वो कैसी होती है, एक ग्रेनुलोसाइट होती है, ये कैसी होती है, ग्रेनुलोसाइट होती है। ठीक है, ये भी कैसी होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। कैसी होती है? और हाँ, इसका एक और काम होता है, स्कैवेंजर। बता रहा हूँ ये क्या होता है ना, पूछने वाली थी ना, रुक गई। पर स्कैवेंजर का मतलब होता है, अब खा लिया, मार भी दिया है, मार दिया तो कचरा भी तो होगा ना, कचरे को क्या करना पड़ेगा, साफ भी तो करना पड़ेगा। तो इसका साफ सफाई का भी काम रहता है। पता लगे कि कचरा ही बॉडी में फ्लो करता जा रहा है, कचरा ही सेल के पास में पहुंच गया है, सेल बोले क्या मैंने तो ये चाहिए नहीं था, अरे कचरा सेल के पास में पहुंचाएंगे कि बाहर निकालना है, तो इसको सेल के पास में पहुंचाने से रोकने के लिए क्या है, उसकी साफ सफाई भी तो करनी पड़ेगी। अब बच जाता है कौन, लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट अगर आपको पढ़ने का कभी मौका मिला हो तो आपने दो नाम सुनेंगे, बी लिम्फोसाइट होती है और टी लिम्फोसाइट होती है। कभी नाम सुना है क्या बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का? अभी अभी सुना है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, देखो आपकी बॉडी में एक होता है सिस्टम, कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से आपको आ जाती है कौन सी नीति, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, फॉरेन पैथोजन से आपकी बॉडी कैसे लड़ती है और आपको बीमारी होने से बचाती है। दैट कैपेसिटी, दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज इम्यूनिटी। तो उस इम्यूनिटी को बनाने वाली जो सेल्स होती है वो कौन होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका नाम अलग अलग क्यों रखा गया है? बी का मतलब होता है बर्ड्स ऑफ फेब्रिसेस, आपने नहीं पढ़ा है, मैं बता दूंगा। टी का मतलब होता है थाइमस, थाइमस एक ग्लैंड होती है, वो तो सुना ही होगा। ठीक है, तो उसके नाम से ये रखे गए हैं।
बर्ड्स ऑफ फेब्रिशियस अपने में नहीं पाया जाता, वो बर्ड्स में पाया जाता है। ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था लिम्फोसाइट को? बर्ड्स में देखा गया था, इसलिए इसका नाम किस पे आ जाता है? उसके नाम पे आ जाता है। लेकिन जो टी होता है, टी का मतलब होता है थाइमस, ये अपने में मिल जाता है। और ये ओवरऑल मिलाकर के हमें क्या प्रोवाइड करवा देती हैं? इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, इम्यून सिस्टम को बना देती है। देखो अपन ने क्या बोला? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज ए ऑर्गन सिस्टम, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होगा। ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? सेल से। सेल कौन सी है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये सेल मिलकर के क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी, लिम्फोइड टिश्यू। टिश्यू मिलकर के क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर के क्या बना लेते हैं? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। तो क्या मिल जाती है हमें? उससे इम्यूनिटी मिल जाती है। समझ गए बात को? अरे पक्का पक्का बोलो ना। ठीक है, तो देखो अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा है? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है क्या कैसा होता है? कलरलेस होता है। डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो कैसी सेल्स होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी की जो बात करते हैं नंबर कितना होता है? 6 to 8,000 होता है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और इसका जो शेप है वो भी क्या हो सकता है? साइज, सॉरी, वो भी क्या हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को ग्रेन्युलोसाइट इसलिए बोला क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, जिनको स्टेन किया जा सकता है किसी ना स्पेसिफिक डाई से किया जा सकता है। और जो एक ग्रेन्युलोसाइट होती है उसको एक ग्रेन्युलोसाइट इसलिए बोला जाता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसी साइट मतलब ऐसी सेल जिसके पास में क्या एब्सेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, दैट इज नोन एज ए ग्रेन्युलोसाइट। जूलॉजी में कुछ भी नहीं करना होता, क्या करना होता है? पहले शब्द को तोड़ो फिर वापस से जोड़ो। वो खुद बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मेरा मतलब ये है। आपको क्या करना है? उसको पकड़ना है, फिर उसको तोड़ देना है, वापस से उसको जोड़ देना है। ए का मतलब एब्सेंट, ग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल, साइट का मतलब सेल्स। ऐसी सेल्स जिसके पास में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं दैट इज नोन एज ए ग्रेन्युलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है? ग्रेनुलो का मतलब ग्रेन्यूल, साइट का मतलब सेल्स। ऐसी सेल जिसके पास में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके भी तीन टाइप होते हैं, कौन से? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स मतलब कौन सी वाली डाई से इसको अपन स्टन कर सकते हैं? एसिडिक डाई से। बेसोफिल्स मतलब आपने कभी नाम सुना है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, फिलिक का मतलब होता है लविंग या उसके साथ में अटैच होने वाला। तो एसिडोफिल्स कौन सी वाली डाई से ये लव करता होगा? कौन सी वाली डाई से अट्रैक्ट होता होगा? कौन सी वाली डाई से अटैच होता होगा? फिलिक का मतलब अटैच होना, अट्रैक्ट होना, लव करना। तो कौन सी वाली डाई? एसिडिक डाई, क्योंकि नाम में ही क्या है? एसिडोफिल्स। वेसोफिल्स कौन सी वाली डाई से अट्रैक्ट होगा? बेसिक डाई से। न्यूट्रोफिल्स किसी भी से भी हो जाएगा, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, क्योंकि अपन तो क्या है? न्यूट्रल है। समझ गया क्या बात को भरत? हाँ, कुछ की लहर दौड़ पड़ रही है। ठीक है, बात करते हैं आगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको अपन ने एसिडिक डाई से स्टन कर सकते हैं, इसको बेसिक डाई से कर सकते हैं, इसको किसी से भी कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं है। दोनों के जो शेप होते हैं सबके कैसे के कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं, अमीबॉइड होते हैं, अमीबॉइड होते हैं, अमीबॉइड होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? अमीबॉइड होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो एसिडोफिल्स होता है उसका न्यूक्लियस में कितने लोब पाए जाते हैं? 2 लोब पाए जाते हैं। उसको मैंने क्या बोल दिया है? बाइलोब बोल दिया। सभी की नजर इधर होनी चाहिए जब मैं समझा रहा हूँ तो। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ, जब मैं समझा रहा हूँ तो बोर्ड की तरफ। नाखून खाने हैं घर पे खाएं, इससे बेटर है खाना खाएं। हाँ, जो ये बेसोफिल्स होता है क्या होता है? सामने देखिए, नहीं तू तरफ मेरी तरफ देखना भाई। हाँ, जो बेसोफिल्स होता है वो 2 या 3 लोब्ड का हो सकता है, या फिर अपन को कौन सा शेप का भी दिखाई दे सकता है? एस शेप का। मेरा नाम तो याद रखोगे ना? ठीक है, बात करते हैं मल्टी लोब्ड। कौन से वाले में मिलेगा? अंगड़ाइयां भी नहीं लेनी है। मल्टी लोब्ड जो मिलता है पीएमएनएल। पीएमएनएल का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अभी नाम आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा, तो गलत मत कर क्या जाना, क्योंकि लिम्फोसाइट किधर आती है? इधर आती है, और ल्यूकोसाइट किधर आती है? इधर आती है। ल्यूकोसाइट, अच्छा, लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट इज ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। वापस से सुनो, लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट इज ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। Once again, लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो क्या बोले? इसने क्या बोला? हाँ, ल्यूकोसाइट टाइप होता है लिम्फोसाइट का। गलत बोल रही है।
वेरी गुड। देखो ना, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट आता है, ना कि लिम्फोसाइट के अंदर ल्यूकोसाइट आता है। मोनोसाइट ही है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है उसका न्यूक्लियस बताओ कैसा कैसा होता है, बड़ा प्यारा होता है, किस शेप का होता है, किडनी शेप का होता है और बीन शेप का होता है। आपने कभी राजमा तो खाया ही होगा, किस शेप का होता है राजमा? हाँ, किसी को दूसरी शेप का तो नहीं खा लिया है। हाँ ठीक है, इसका जो होता है लिम्फोसाइट वो कैसा होता है, लार्ज और इरेगुलर होता है। इसी बात पे आपको पता है क्या करना है, ये अपन ने जो डिवाइड किया है ना वो डब्ल्यूबीसी को किया है ना, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अब अगर आपसे कोई पूछे, कोई तो क्या पूछेगा, मैं ही पूछ लेता हूँ कि ये अपन ने जो डिवाइड किया है ना किसके बेसिस पे किया है? हाँ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, है ना। अरे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जिनको अपन किसी भी डाई से स्पेसिफिक डाई से स्टैंड कर सकते हैं, जिनकी वजह से क्या आ जाता है, कलर आ जाता है, तो अपन को पता लग जाएगा। तो आरबीसी हो चुका है, डब्ल्यूबीसी हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट के बारे में। इन प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। अभी लिखना नहीं है, समझने पे ध्यान देंगे। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मिल सकती हैं, जैसे कि बाइकॉनकेव, ओवल शेप की भी हो सकती हैं, या फिर डिस्क लाइक भी हो सकती है। आर्यन आवाज ठीक है, बाइकॉनकेव हो सकती है, ओवल हो सकती है, डिस्क शेप की हो सकती है। अगर इनके नंबर की बात करते हैं, नंबर इनका होता है 1.5 से 3.5 लाख। ठीक है, पर एमएम क्यूब में। एमएम क्यूब जो वॉल्यूम के लिए लिखा जाता है, ये जैसे जो लेंथ होती है उसके लिए मीटर लिखते हैं ना, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है उसके लिए एमएम क्यूब लिखा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो इनका अगर अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है नंबर का, है ना, तो वो क्या क्या हो जाएगा? पहले सबसे ज्यादा किस्म होती है आरबीसी में, उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके बाद में डब्ल्यूबीसी। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन किसमें होता है इसका? ब्लड क्लॉटिंग में होता है। किसमें होता है? ब्लड क्लॉटिंग में होता है। और इससे रिलीज होता है क्या? सेरोटोनिन। ये वहां से भी रिलीज हो रहा था और यहाँ से भी रिलीज होता है। इस सेरोटोनिन का जो साइंटिफिक जो नेम होता है, केमिकल नेम, वो होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। अब इसका काम अपन ने बताया है, ब्लड क्लॉटिंग में होता है, सेरोटोनिन रिलीज करती है। और ये केमिकल नेम है, जैसे अमीन का नाम सुना होगा ना, अमीनो एसिड होते हैं ना, वैसे इनका केमिकल नेम होता है ये माइन, एमाइन, ट्रिप्ट एमाइन। अब बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है।
तो देखो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, आपको जब भी क्या लग जाती है, चोट लग जाती है ना, मतलब कोई भी आपको क्या हो गई, इंजरी हो गई या फिर ट्रॉमा। ट्रॉमा वही इंजरी का टाइप होता है, जैसे कि किसी में मतलब गहरी चोट लग जाती है उसमें, जिसमें ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। अगर अपन बात करते हैं तो जब भी इंजरी हुई है, अपन मान के चलते हैं कि मेरे यहाँ पे कट लग गया है, ठीक है, तो जो कट लगा है तो ये ऊपर का क्या है, टिश्यू होता है ना, तो एक तो ये क्या हो जाएगा, टिश्यू रप्चर हो जाएगा। और अगर अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ब्लड वेसल्स भी तो रप्चर हुई या नहीं हुई। तो एक तो देखो हमारा एक्सटर्नल टिश्यू रप्चर हुआ है, और एक हमारी क्या, इंटरनल टिश्यू भी रप्चर हुआ है। तो जब इंटरनल टिश्यू रप्चर होता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोला जाता है एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल होता है एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो इंटरनल टिश्यू होता है, इंटरनल टिश्यू का मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट ही, ठीक है, ये रिलीज करती है क्या, एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। अपना ये जो होता है स्किन, इट इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम के टिश्यू के जस्ट नीचे ही पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ये तो अपन ने बना दिया क्या, कनेक्टिव टिश्यू, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या, एक्सटर्नल टिश्यू। जब भी अपन को लगती है चोट, क्या लगती है, तो सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज हो गया डैमेज, और इसी के साथ में ये वाला भी डैमेज हो जाता है, जिससे क्या है, ब्लड फ्लो करने लग जाता है। अब ये वाला जो पार्ट जब डैमेज होता है तो कौन सा केमिकल बताया था मैंने यहाँ पे, एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो हुआ क्या, जैसे कि जो अपना ब्लड है वो भी तो एक तरह का फ्लूइड ही है, और फ्लूइड की क्या टेंडेंसी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अब बताइए जो ब्लड है वो बाहर है कि अपनी बॉडी में है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर है, किसके बाहर है, बाहर नहीं है, अंदर है। तो अंदर है तो बताओ उसकी क्या टेंडेंसी है कि अगर उसको स्पेस मिलेगा तो वो बाहर जाना चाहेगा, और जाता भी है, ठीक है, बाहर जाना जाएगा और जाता भी है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो कभी आपने नाम सुना होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इनके पास में क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, इसके लेयर में क्या पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। और कोलेजन फाइबर क्या, मान के चलो ये पूरी पूरी एक क्या है, लेयर थी ब्लड वेसल्स की, ठीक है। अभी रप्चर हो गया है, रप्चर होगा तो जैसे मान के चलो कि अगर कोई भी एक अपने पास में बड़ा धागा है, मोटा वाला धागा है, अगर उसको अपन ने बीच में से रप्चर कर दिया तो उसके आपने देखा होगा कुछ एंडिंग ऐसी रह जाती है, एंडिंग रह जाएगी। तो जैसे ही आपने इसको रप्चर किया तो यहाँ पे भी क्या है, कोलेजन फाइबर है, तो वो भी ऐसे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से ब्लड क्रॉस हो रहा है, तो ब्लड में क्या है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, और प्लेटलेट भी है। अपने काम की कौन सी है इनमें से जो इसको कोड करवाएगी, प्लेटलेट। तो जैसे ही इन फाइबर से, फाइबर कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, सीधा बैठो, हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं और रिजिड होते हैं। तो अगर इनसे कोई भी चीज टकराएगी तो बताओ वो रप्चर हो गया नहीं हो। तो इनसे जैसे ही टकरा करके कौन आती है, प्लेटलेट आती है, यहाँ पे कौन आएगी, प्लेटलेट आएगी, तो वो रप्चर हो गई। और रप्चर होने के बाद में उसमें क्या है, केमिकल्स है, कौन सा वाला, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दोनों को मिलाकर के बोल दिया जाता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन गया ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो ये ब्लड है, ब्लड के मैंने भी आपको बताया था इसमें क्या क्या भरा हुआ रहता है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, एक तो प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। तो देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। और उसमें फिर मैंने प्लाज्मा प्रोटीन भी बताई थी। प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने दो प्रोटीन आपको बताई होंगी, एक तो फिब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन, बताया था ना। अब देखो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, कौन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस प्लाज्मा में ये जो
पहले होते हैं वो कैसे रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है और ये रिएक्शन कर लेता है किससे, कैल्शियम से। बताओ कैल्शियम मिलता है कि नहीं मिलता प्लाज्मा में, मिलेगा। कैल्शियम के साथ में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसने जैसे कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करा तो ये बना लेता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बना लेता है, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है, ये बन जाता है। इस थ्रोम्बोकाइनेज का ही दूसरा नाम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब इस नाम को देख करके बताइए ये वाला जो एंजाइम है इन दोनों में से किस पे काम करने वाला लग रहा है आपको, फिब्रिनोजन पर कि प्रोथ्रोम्बिन पर। नाम पढ़ो पहले, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज, किस पे करना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन पर। तो ये पता है क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा देता है थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में। मतलब कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन था वो कैसा था, इनएक्टिव था, इसको एक्टिव करवा दिया किसने, थ्रोम्बोकाइनेज ने करवा दिया। अब देखो जिस इनएक्टिव चीज को अपन ने एक्टिव करवाया तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। अरे फालतू में अपन एक्टिव क्यों करवाएंगे। तो इसका क्या काम होता है, अभी जो थ्रोम्बिन होता है ये वापस अब किसको करवाएगा, इस फिब्रिनोजन को। किसको, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करवा देता है किसमें, फिब्रिन में। इसमें फिब्रिन, फिब्रिन का मतलब होता है ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, धागनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो ये जो जो फिब्रिन्स होते हैं, अभी बताओ अभी भी बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा ही है, चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है, अभी भी ब्लड जा ही रहा है, जा ही रहा है। इतनी देर में क्या है, प्लेटलेट्स ने अपना काम करके क्या बना दिया है, फिब्रिन बना दिया। बताइए फिब्रिन तो उधर ही जाएंगे ना, अभी भी भाई प्रेशर तो उधर ही है तो उधर ही जाएंगे। अब होता क्या है, अपन ने फिब्रिन बनाए, अभी फिब्रिन देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अटक जाएंगे, अटक गए, अटक गए तो पूरा क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। अब बताओ ऐसे धीरे धीरे बनते जाएगा, नेटवर्क बनता जाएगा, और ये एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा पैक हो जाता है, सीलिंग हो जाती है। अब ये जो नेटवर्क बना, यहाँ पे बना देता हूं मैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये तुरंत बनते ही एकदम पूरा का पूरा पैक हो जाएगा, थोड़ा सा बीच बीच में देखो स्पेस तो रहेगा ही ना। और स्पेस रहेगा इसका मतलब अभी भी प्रेशर तो है ही, अभी भी ब्लड क्या थोड़ा सा चलता रहेगा, निकलता रहेगा। और अपने बॉडी में मतलब ब्लड में सबसे ज्यादा जो नंबर में जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ब्लड जाएगा तो सबसे ज्यादा नंबर किसका जाएगा, उधर की साइड में, आरबीसी का। आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो बताओ वो रेड रेड जो कलर है, अब आरबीसी की जो साइज है ना इतनी होती है कि वो इधर आ तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, मतलब इसमें फंसेगी ना। तो इधर में ये जो कलर है थोड़ा सा कैसा कैसा हो जाता है, ये रेडिश कलर हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और ये क्या बन जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी पपड़ी बन जाती है। हाँ रेडिश ब्राउन कलर की जो जैसे चोट लग गई, हाँ ठीक है। अब इसमें फंसेगी, आरबीसी आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या बना है, इसको बोल दिया जाता है क्या, स्कम। क्या बोल देंगे इसको, स्कम, कोगुलम, या फिर क्लॉट बोल दिया जाता है। अब क्लॉट में जो जो चीजें है ना वो कौन कौन सी होती है, देखो इसमें क्या होता है, थ्रेड ऑफ फाइबर्स प्लस ये जो आरबीसी जो फंसी है वो जिंदा रहेगी कि मर जाएगी, मर जाएगी। तो डेड आरबीसी यहाँ पे हो जाती है। अब होता क्या है कि ये जो पपड़ी बन जाती है ना, इसका या जो क्लॉट है, अब पपड़ी को कई बार आपने देखा होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा भी प्रेस करते हो तो वहां पे येलो कलर का फ्लूइड निकलता है। क्या बोलते हैं उसको, नहीं हमेशा नहीं निकलता है, किसी किसी में निकलता है, येलो फ्लूइड निकलता है, अगर उसको आप दबाओगे तो नॉर्मली। व्हाइट निकलता है तुम्हारे में, थोड़ा येलोइश कलर का होता है, वो जो येलोइश कलर का होता है उसको बोला जाता है सीरम, है ना। क्या बोला जाता है इसको, सीरम, ठीक है। अब इसको किसको, ये जो क्लॉट है ना, येलो कलर फ्लूइड स्क्वीज फ्रॉम क्लॉट
दैट इज नोन एज सीरम। अब देखो ये जो सीरम में जो येलो कलर आता है ना वो किसकी वजह से आ रहा है? अपन ने प्लाज्मा प्रोटीन में 4 प्रोटीन पढ़ी थी, एक तो होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फिब्रिनोजन। तो दोनों का काम तो इधर आ गया है। कौन सा काम आ गया है? अब बची किसनी? 2 बची है ना, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। जो एल्बुमिन होती है उसका कलर होता है येलो। तो ये जो कलर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? एल्बुमिन की वजह से। और दूसरी प्रोटीन कौन सी थी? ग्लोबुलिन। उसका काम क्या होता है? डिफेंस में। डिफेंस मतलब एंटीबॉडी। तो इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन तो होती है, मतलब कि एंटीबॉडी भी मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि सीरम में क्या प्रेजेंट रहता है, तो सीरम में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। कई बार क्या हो जाता है, जैसे अपन को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें सीरम टेस्ट भी किया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ऐसे ही एक और टेस्ट कौन सा होता है? सीरम टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सी वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो उस एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग पता लग जाता है। क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो एंटीबॉडी किसके लिए बना रही है? बैक्टीरिया आया है कि वायरस आ गया है? तो चोट लग जाती है तो ये अगर खुला हुआ है यहाँ पे, तो कोई बैक्टीरिया वायरस तो एंटर कर सकता है ना, उसकी वजह से ज्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो किसके लिए आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है, उसके हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सीरम होता क्या है? सीरम क्या होता है भाई? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दूंगा मैं, तो क्या बच जाता है मेरे पास में? सीरम बच जाता है। सीरम में देखो कौन कौन सी है? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है। और बाकी की जो 2 होती है प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सी होती है? वो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो वही तो क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर वाले पार्ट को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा। तो अपन ने टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया है? ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट किया है। वापस से देखते हैं भाई। ये यहां तक हो रहा पूरा। तो देखो, सब जब भी अपन को लग जाती है कोई भी चोट, तो सबसे पहले तो अपना जो एक्सटर्नल टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। कौन सा टिश्यू? एक्सटर्नल टिश्यू। और उसी के साथ में जो इंटरनल टिश्यू, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है, वो भी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो ये तो कौन सा है? एक्सटर्नल टिश्यू है। और ये क्या है? इंटरनल। तो जब भी एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज होता है तो वो कौन सा केमिकल रिलीज कर देता है? एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा करेगा? एक्सो। एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो ये बाहर वाले से, एक्सटर्नल से रिलीज हो रहा है। और फिर जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है तो वो प्लेटलेट आएगी। वो अपन को याद नहीं करना, मैंने बता दिया कि आता कहां से। जैसे प्लेटलेट आएगी, प्लेटलेट इन ये जो फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स, इनके जो एंड होते हैं, शार्प एंड होते हैं, इनसे टकराएगी, रप्चर हो जाएगी कोलेजन फाइबर। ठीक क्या? एक बार ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इसकी जो आउटर लेयर होती है, उसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब कट लगेगा तो ये कट लग जाएगा यहाँ पे। जब कट लगेगा तो ये जो फाइबर्स है, उनके जो एंड है वो फ्री रह जाते हैं ऐसे। ठीक है। अब इधर से कोई भी पास होगा तो इससे टकराएगा तो सही ना। तो जैसे इससे टकराने कौन आती है? प्लेटलेट आती है। प्लेटलेट्स में जो रप्चर होता है वो हो जाता है, केमिकल भरा हुआ रहता है। कौन सा वाला? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। भाई अपन ने क्या बोला कि ब्लड क्लॉटिंग कौन सी प्लेटलेट कौन सी करवाएगी? सेल प्लेटलेट करवाती है। तो वो उसको कोई सिग्नल भी तो देना पड़ेगा ना, कि कैसे हमारी बॉडी को पता लगेगा। तो वो सिग्नल कौन सा होता है? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक ये कट नहीं लगेगा, वो प्लेटलेट घूमती भी रहेगी तो भी रप्चर नहीं होगी ना। लेकिन जैसे ये कट लग गया तो ये जो फाइबर्स है इनसे टकराएगी और ये केमिकल रिलीज हो जाएगा। तो ये वाला है वो भी अंदर ही चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, कट लगेगा तो कोई ऊपर तो आएगा नहीं, नीचे ही जाएगा। ठीक है। अभी दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्या बना लेता है? थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, तो फिर जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है वो इस प्रोथ्रोम्बिन, जो कि कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है, उसको किसमें कन्वर्ट करवा देता है? थ्रोम्बिन में, जो कि कैसा है? एक्टिव है। अब इसको अगर अपन ने एक्टिव करवाया तो कोई ना कोई इसका काम रहा होगा। इसका काम क्या होता है? इस फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करवाने का? फिब्रिन में कन्वर्ट करवाने का। और ये जो फिब्रिन्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जहाँ पे चोट लगी है उस वाले रीजन पर जाकर के क्या हो जाती है? नेटवर्क बना लेती है। और इस नेटवर्क में ही क्या फंस जाती है? आरबीसी, जो कि कैसी होती है? डेड आरबीसी। इसको ही क्या बोल दिया जाता है? स्कम कोगुलम या फिर क्लॉट बोल दिया जाता है। और थोड़ी देर के बाद में जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उसके बाद में एक पपड़ी बन जाती है। उस पपड़ी को जब अपन स्क्वीज आउट करते हैं
तो उससे एक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, उस येलो कलर के फ्लूइड को सीरम बोल दिया जाता है। ये जो सीरम है वो वाली सीरम नहीं है, हेयर सीरम है ना, ये सर इधर से लगा के इधर लगा लेते हैं थोड़ा, है ना, ऐसे मत कर लेना, है ना, कि सिल्की सिल्की बाल हो जाएंगे सर, ठीक है। और जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है। सीरम इज व्हाट, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा ब्लड क्लॉटिंग का, ये कैस्केड प्रोसेस होता है। कैस्केड का मतलब सुना है कभी आपने? कैस्केड प्रोसेस का मतलब होता है कि एक चीज एक्टिव हुई वो दूसरे वाले को एक्टिव करेगी, मतलब लिंक रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है। जैसे इधर देखो, ये एक्टिवेट हुआ था, इसने इसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होने के बाद में ये बना दिया, इसने क्या करवा दिया, इसको एक्टिवेट करवा दिया, इसने इसको एक्टिवेट करवा दिया, तो एक के बाद में एक ये कैस्केड चलता रहता है।